अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अपनी नई एक्सरसाइज पे आ जाएं, एक्सरसाइज 18.5। मैंने आपसे कहा कि ये वाली जो एक्सरसाइज है ये पहले से आप पढ़ चुके हैं। वैसे इससे पहले जो आपकी 18.2 थी जिसके अंदर आपने वेरिएशन यानी कि कोई भी वैल्यू वेरी कर रही है, वेरी का मतलब किस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो प्रोपोर्शनल को हम वेरिएशन कहते हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली वेरी कर रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जो काम उस एक्सरसाइज में सीखा वही सेम काम यहाँ पर आप यूटिलाइज कर रहे हैं। नया काम नहीं है, वही पुराना काम है, वही मेथड है, वही सारे स्टेप्स हैं। बस फर्क ये है कि पहले आप एक या दो को साथ इंक्लूड करते थे। अब यहाँ पर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी वैल्यू होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी वैल्यू होगी। पहले या तो वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी या डायरेक्टली थी, कोई एक थी, अब दोनों कंबाइन हो रहे होंगे। तो अगर आपने जर्नल गैस लॉ ये पढ़ रखा है फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, ये आपके कुछ लॉज थे, तो वहां पर भी आप उनको कंबाइन करके एक जर्नल गैस इक्वेशन बनाते थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन उसी तरीके से पहले से कंबाइन हुआ है। तो क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा हुआ है कि इफ वाई वेरीज डायरेक्टली, यहाँ पर समझ आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड, एक्स स्क्वायर और जेड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है वाई का। एंड वाई इज इक्वल टू 6 वेन, जब वाई 6 होगा तब एक्स की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 9 है। ये आपको कंडीशन दे दी। अब बताना है राइट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड। वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड लिखें क्योंकि वाई आपको बता दिया डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो आप फंक्शन लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड जेड, इस तरह से जैसे आपके सवाल में लिखा है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई, आपने दो चीजें बतानी है, एक वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, ये वाला आंसर जिसको हाईलाइट किया है, और दूसरा आपसे कहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ पर ये आंसर फाइंड आउट किया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ वाई बताना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू -8 है एंड जेड इज इक्वल टू 12 है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास -8 और जेड की वैल्यू 12 जब होगी तो वाई का आंसर क्या होगा ये बताएं। ये सेम ऐसे क्वेश्चंस आप उस एक्सरसाइज में 18.2 में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये जो सवाल गिवन है इसमें आपको सारा डाटा बता दिया, आपने इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो सिंस जो चीजें बताई हुई हैं बाय वेरीज डायरेक्टली विद एक्स स्क्वायर एंड जेड, ये आपने पहले लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एंड जेड, ये दोनों आपस में इस तरीके से लिखे जाएंगे। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, उसको आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू जेड। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और जो वैल्यूज गिवन है जितनी भी के, जब y 6 था तो x आपका 4 और z आपका 9, ये डाटा आपको गिवन था सवाल में। वैल्यू पुट करें इक्वेशन 1 में, सिंप्लीफाई करें, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/24। कैसे आई अभी आपका काम है खुद करना, इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। 3 के टेबल से और 9 के टेबल, 3 और 6 और 9 एक ही टेबल में आते, 3 के सिंप्लीफाई करें, जो यहाँ पर 2 बचेगा उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करें 16 के साथ, आपके पास 8 इंटू 3 24, तो 1/24। ये कैसे आया इसको आपको अगर समझ आता है वेल एंड गुड, ये सारा काम दिमाग में करना है, लेकिन अगर नहीं समझ आता तो रफली आप इसको साइड पे करके देखें। एनीवेज आपके पास यहाँ पर के की वैल्यू आई पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, ये वाली इक्वेशन, इसको पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 में के की जगह 1/24 लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर जेड अपॉन 24, ये आपके पास वैल्यू आ गई वाई की। बेसिकली ये वैल्यू तो खैर नहीं है, आपकी एक्सप्रेशन है। तो आपसे सवाल में कहा था कि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड लिखना है, तो एक हिस्सा सवाल का आपने इस तरीके से कर लिया। अब दूसरे हिस्से की बारी है। दूसरे हिस्से में कहा था कि वाई की वैल्यू बताएं जब एक्स और जेड ये होंगे, तो आपने पुट करना है एक्स और जेड की वैल्यू जो कि -8 और 12 सवाल में गिवन है इन इक्वेशन 2। 1 में नहीं पुट करेंगे क्योंकि 1 में आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, तो आप उसमें पुट करने के बाद फिर दूसरी वैल्यूज पुट करेंगे। मैंने आपको वहां भी समझाया था, कांस्टेंट को हम कांस्टेंट इसी वजह से कह रहे हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो के आपके पास अनचेंज यानी कि वही रहेगा 1/24, चाहे एक्स या जेड या वाई की कोई भी वैल्यू हो। तो वैल्यू पुट करें, -8 के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस हो जाता है 8 का, मतलब 8 स्क्वायर 64। 12 और 24 एक ही टेबल में आते हैं, तो आप सिंप्लीफाई कर लें तो 24 की जगह 2 लिख दें। 64/2 32, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया
वाई का जो सवाल में सेकंड पार्ट कहा था। तो सवाल के दो हिस्से थे। एक हिस्से में कहा था वाई एज अ फंक्शन बताना है, और दूसरा हिस्सा वाई की वैल्यू बतानी है जब आपके ये कंडीशंस गिवन है। तो ये सिंपल सा आपके पास तरीकेकार है क्वेश्चन नंबर 1 को करने का। जैसे आपने यहाँ पर सवाल किया है, पिछली एक्सरसाइज में आपने ऐसे ही वहां पर भी सॉल्व किया था, तो मेथड चेंज नहीं हुआ, मेथड वही है। बस अब आपके पास एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कहा है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली एज y वेरीज डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज x एंड u स्क्वायर, u स्क्वायर और x के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एंड इनवर्सली एज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v एंड t, v और t के साथ। तो आप इस तरीके से एक साथ कंबाइन करके लिख दें। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में, तो पहले आप ये कहें कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड u स्क्वायर एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एंड t। बाद में इनको आपस में कंबाइन करते हैं तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास ये जो सवाल है इसको आपने डायरेक्ट करना है। ऊपर जो मैंने बताया सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बताया है, ये आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो बहरहाल जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। सवाल में आपसे कहा कि वेरीज डायरेक्टली विद एक्स एंड यू स्क्वायर और इनवर्सली विद बी एंड टी। तो एक्सप्रेशन बाद में आप इस तरीके से लिखेंगे। आगे आपसे क्या है, वाई जब 40 है और आपने बताना है x इज इक्वल टू 8 होगा, u इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 2। ये सारी वैल्यूज आपको बता दी कि जब आपके पास y 40 होगा तो बाकी सारी वैल्यूज ये होंगी। फाइंड करें y इन टर्म्स ऑफ x, u, v एंड t। जिस तरह यहाँ पर आपने y फाइंड करा था इन टर्म्स ऑफ x एंड z, उसी तरीके से यहाँ फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, u, v एंड t। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो एक हिस्सा क्या है, y का आपने फॉर्मूला जनरेट करना है, दूसरा हिस्सा आगे लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x, u, v और t की ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ पर जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपने बताया कि डायरेक्टली और इनवर्सली इसके साथ वेरी कर रहे हैं, देयरफॉर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x u स्क्वायर अपॉन v इंटू टी। तो वैल्यू को आपने एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आपके पास k वैल्यू आ गई उधर। तो अब आपने वहां पर जब उसको इक्वेशन 1 कह दिया तो इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे सारी वैल्यूज जो सवाल में गिवन थी, वैल्यू पुट कर दें 1 बाय 1 और सिंप्लीफाई कर दें। 2 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, उसकी जगह आपने 4 लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 3 एज इट इज, 3 उधर बेच के मल्टीप्लाई करते हैं, 40 इंटू 3 120 होता है, 4 इंटू 25 100, यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर फाइनल के की वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे के का आंसर आ जाएगा 6/5। कैसे आएगा, जीरो और जीरो कैंसिल कर दें, 5 के टेबल में ये दोनों आ जाते हैं, 5 तो खैर नहीं 2 के टेबल से आते हैं, तो 6/5 इस तरह आएगा। या 20 के टेबल से कर लें, जीरो कैंसिल करने की जरूरत नहीं, 20 के टेबल से कर लें तब भी 6/5 आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन आपको करनी है खुद ही। अब इस पॉइंट पे, इस लेवल पे मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये सिंप्लीफाई कैसे होते हैं, ये आपको आने चाहिए। आपके पास के की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में आप जब पुट करेंगे तो के की जगह आप 6/5 लिखेंगे, तो के की जगह आपके पास यहाँ पर 6/5 आया, बाकी चीजें एज इट इज वैसे ही। और इसको आपने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि सवाल में आपको एक पार्ट ये करने को कहा था, वाई आपने फॉर्मूला जनरेट करके देना था इन टर्म्स ऑफ एक्स, यू, वी एंड टी, तो आपने करके दे दिया। इसी को आप इक्वेशन 2 भी कहते हैं। और फिर उसके बाद एट पर्टिकुलर कंडीशन आपसे कहा कि y की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो एट पर्टिकुलर दीज कंडीशन, जब x -2 है, u 4 है, v 3 है और t -1 है, तब आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, सिंपल पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने पर आपके पास यहाँ पर ये इसको सिंप्लीफाई बेसिक 3 के टेबल से हो जाएगा, माइनस और माइनस आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल आंसर 64/5 आएगा y का। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि आपने यहाँ पर अभी क्लास में डिस्कस मैंने करवा दिए हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि आप पिछली एक्सरसाइज में ऐसे ही करते आए हैं, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई मसला होना चाहिए। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर 18.2 आपने पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज कर ली है, रिवाइज अब इस लेवल पे रिवाइज ही करना है, याद तो कर किए हुए जमाना गुजर जाना चाहिए।
जिस दिन आपको जो चीज पढ़ाई जाए आपको आदत होनी चाहिए उसको उसी दिन करने की। आपका जितना भी काम क्लास में करवाया जाता है आपको पढ़ने का तरीका बताया हुआ है कि आज का काम आज ही कंप्लीट करना है, उसको डिले नहीं करना है। तो आपने अगर उसी तरीके से पढ़ा है तो आपको एक जमाना गुजर गया होगा 18.2 प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किए हुए, और अब आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आप रिवाइज कर रहे होंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अब होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझा रहा हूँ कि कहा हुआ क्या है, फिर आप उसे घर पे खुद करेंगे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ W वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। W आपके पास वैल्यू है जिस तरह यहाँ Y थी, ये वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली एज क्यूबिक रूट ऑफ V एंड W। अच्छा W तो खैर अलग है, क्यूबिक रूट ऑफ V है सिर्फ। क्यूबिक रूट ऑफ V का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ V। तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से कर रहा है, आपसे क्या है कि आपके पास W जब 216 होगा तो आपने बताना है U। अच्छा U भी आपके पास गिवन है और V की वैल्यू भी गिवन है। जब ये तीनों गिवन होंगे तो आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ W जब आपके पास ये है। इसके अंदर सवाल में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो इसको करना क्या है उस पर आ जाए। किताब के अंदर ही आपके ये मिस प्रिंटिंग इसको कह सकते हैं या टाइपिंग एरर है। जिस तरह पीछे सवाल है इसका एसेंस समझा रहा हूँ क्या है कि आपके पास W वैरी कर रहा है यू स्क्वायर के, तो इसकी जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ V। ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा जिस तरह ये था। इसमें आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी K की, और फिर आगे उसी तरीके से सिंप्लीफाई होगा जैसे आपको यहाँ पर बताया। आपसे क्या है, व्हेन W इज 216 और आपके पास U की वैल्यू 6 है और V की वैल्यू 27 है। अब आपके पास बताएं कि W का एक्सप्रेशन क्या आ रहा होगा। तो इधर कुछ भी आपको सेकंड पार्ट नहीं बताया हुआ, एक ही काम करना है। पिछले सवालात में 2 पार्ट थे, लेकिन आपको ये पता है कि जब तक आप ये वाली एक्सप्रेशन नहीं निकालेंगे तब तक आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो आपको इक्वेशन 2 तो हर हाल में निकालनी है। तो आपने इन वैल्यूज पे K की वैल्यू पहले निकालनी है। आपके पास एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ V। इसकी आप वैल्यू सिंप्लीफाई करके K की वैल्यू निकालेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी 18। 18 K की वैल्यू है। पुट कर दें इक्वेशन 1 में, आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 आपके पास यहाँ जो आ रही होगी, इधर आपके पास K की जगह 18 लिख दें, W इज इक्वल टू 18 टाइम्स यू स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ V। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, सवाल के मुताबिक कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ W व्हेन U इज इक्वल टू 10 एंड V इज इक्वल टू 125। वैल्यू पुट कर दें, आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा W का दैट विल बी 360। तो हो सकता है मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ उसमें थोड़ा एरर हो, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो किताब वाले आंसर हैं अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब सही है। और अगर मेथड ठीक है, किताब के अंदर आंसर डिफरेंट, तो आपका मेथड ठीक है, उसी आंसर को एक्सेप्ट करेंगे। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक आपको काम करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में ये 2 सवाल छोटे से रह गए। ऑल दो अगर करना चाहें तो आप डायरेक्टली खुद भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो बेहतर है कि इसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन ही कंसीडर करें, घर पे बैठ के ट्राई कर लें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब मैं करवाऊंगा तो अपने आंसर को एक दफा मैच कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपके पास L इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको यूनिट सिर्फ मीटर कर लें, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ G है इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लेंथ भी मीटर में ही होनी चाहिए और आंसर भी आपका जब आएगा तो वो मीटर के लिहाज से ही आ रहा है। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 में ये एरर है, इसको करेक्ट कर लें। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आपका आगे का पोर्शन में डिस्कस करूंगा। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास, बेटा आ जाएं अपने ये आगे वाले क्वेश्चंस पे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक सारा काम कर लिया है आपने, सारा मैंने करवा दिया है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था वो होमवर्क दिया था, उसके सारे मैंने डिटेल स्टेप डिस्कस कर लिए थे, तो आपका आंसर उसका भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ रहे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके ये 2 लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज से, फिर ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द टाइम पीरियड जिसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। आपकी लेंथ L से रिप्रेजेंट हो रही है, स्क्वायर रूट लें अंडर रूट L, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि G से रिप्रेजेंट होता है। आपने T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G ये फॉर्मूला पढ़ रखा है।
अगर आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ रखा था 2 पाई जो वहां पर था वो बेसिकली आपका कांस्टेंट है। और यहाँ पर आपको तो नहीं पता 2 पाई आपने रखना है, सिर्फ आपको बताया कि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें पता है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसमें 2 पाई के बराबर वैल्यू आती है, लेकिन अभी ये चीजें आपको नहीं पता। तो आप वहां पर के लिखेंगे। के क्या है? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो आपको नहीं पता, लेकिन आपने फिजिक्स में क्योंकि पढ़ लिया, फॉर्मूले में हम जर्नलाइज करते हैं तो कांस्टेंट 2 पाई होता है। यहाँ आपको नहीं पता। अब आपसे कहा है कि ये आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और सारी वैल्यूज बता दी। अब कहा कि इफ टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आपने टाइम पीरियड निकालना सीखा है, सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ रखा है। ऐसा पेंडुलम जिसमें, ऐसा सिंपल पेंडुलम, उसको सिंपल पेंडुलम तो नहीं कहेंगे, बहरहाल ऐसा पेंडुलम जिसमें टाइम पीरियड 2 सेकेंड आ रहा हो उसे क्या कहते हैं? उसे सेकंड पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल भी पढ़ी है फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको कहा है कि अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए कि सेकंड पेंडुलम की एग्जांपल दे रहे होंगे। तो बहरहाल फिजिक्स के साथ रिलेट कर लें। लेंथ आपके पास अगर 100, यहाँ किताब ने लिखा है सेंटीमीटर, मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि इसको आप 100 मीटर करेंगे। सेंटीमीटर की जगह आपने मीटर करना है, वजह उसकी है कि आगे जो लेंथ है वो भी आपकी मीटर में है, 200 मीटर। तो लेंथ आपकी 100 मीटर है, करेक्ट कर लें। एंड ग्रेविटी आपकी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं, जो हमारे पास आती है। फाइंड द टाइम पीरियड, आपसे क्या 2 सेकेंड टाइम पीरियड पर ये वैल्यू है। अब फाइंड करें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन लेंथ इज 200 मीटर। अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं और ग्रेविटी कम कर दें, ग्रेविटी आपके पास 7.6 है, ग्रेविटी कम कर दें एट अ पर्टिकुलर हाइट मतलब दायरे आपके 200 मीटर पे आपकी ग्रेविटी इतनी होगी, तो बताएं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो सवाल है उसमें जितना कुछ भी डाटा गिवन है उसको आपने वैसे ही करना है जैसे इससे पहले क्वेश्चन किए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो आप अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो बताया हुआ है वो लिखेंगे। टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पर सवाल ने पहले से सिंबल्स बता दी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि टाइम पीरियड को और लेंथ, ग्रेविटी वगैरह इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपकी किताब में आपके सवाल में पहले से बता रखा है। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सवाल ने कहा हुआ है। अब आपको यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको आप के लिखेंगे और ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब इक्वेशन 1 में आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करेंगे, टी की जगह 2, एल की जगह 100, जी की जगह 9.8, वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, अंडर रूट 100 बाहर, रूट से बाहर जब आएगा तो 10 बन जाएगा। 100 क्या है? 10 × 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 10 बाहर आएगा। और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के पास, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 9.8 / 5, ये कांस्टेंट के की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपने यहाँ पर जो के की वैल्यू आई उसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। मेथड वही है, पैटर्न वही है सारा जो पिछले सवाल में था। तो आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 2 आपको सवाल में नहीं कहा निकालने के लिए, इसलिए आप उसको हाईलाइट भी नहीं किया। जिसमें कहा था उसमें आप उसको आंसर के तौर पे दे भी रहे थे। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे? लेंथ जब 200 है और ग्रेविटी 7.6 है, इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में, क्योंकि कांस्टेंट तो आप निकाल चुके हैं, कांस्टेंट तो हर पॉइंट पे, हर वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे कांस्टेंट और फिर उसके बाद अंडर रूट, एल की जगह 200, जी की जगह 7.6। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही दफा कैलकुलेटर यूज होगा, अब तक इस पॉइंट से पहले कहीं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं था, आप अपने दिमाग से सारी कैलकुलेशन कर रहे थे। आपने अगर सही से टेबल्स याद किए हुए और आपको सिंप्लीफिकेशन करना आती है तो यहाँ पर इस पॉइंट तक आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर से सब वैल्यूज को एक दफा लिख के आंसर सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास जो भी आंसर आया हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं, पॉइंट के बाद 3 से 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम अपनी वैल्यू नोट करते हैं। तो मैं पॉइंट के बाद यहाँ पर नॉर्मली 3 डिजिट्स तक वैल्यू नोट करता हूँ, वरना स्टैंडर्ड हम 4 का भी बना सकते हैं। तो जो आपका दिल चाहे वैसे आप इसके स्टैंडर्ड बना लें, लेकिन 3 से कम ना लेके जाए। अगर 3 से कम आ ही रहा है तब तो मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3.5 आंसर आ जाता, तब आप उसको 3.500 थोड़ी करेंगे।
वहां पर तो आपकी मजबूरी है, आपके पास जितनी वैल्यू थी वो टर्मिनेट हो गई। आपने शुरू में पढ़ा था, 9 क्लास में सीखा था कि आपकी कुछ वैल्यूज होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, जैसे कि ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, डिवाइड किया, एक वक्त आया खत्म हो गया, डिवीजन खत्म। तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू जो होती है उसमें आप 3 डेसिमल तक वैल्यू लिखें, और तीसरी वैल्यू को देख लें राउंड ऑफ करने की जरूरत है या नहीं। तो जरूरत है तो राउंड ऑफ करना सिखाया, वह कर लें। तो बहरहाल मकसद क्या है, कैलकुलेटर एक ही दफा इस्तेमाल करना है, बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। ऑल दो के की जगह भी पॉइंट में लिख सकते थे, लेकिन वहां पर भी कैलकुलेटर यूज करें, यहाँ पर भी कैलकुलेटर यूज करें, वक्त जाया होगा, एक दफा ही यूज करना है तो एक दफा यूज करेंगे यहाँ पर। एनीवेज आपका आंसर आ गया कि इस पर्टिकुलर लेंथ और इस पर्टिकुलर ग्रेविटी पे जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी अराउंड 3.2 सेकेंड्स। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आपका दिल चाहता है तो आप इसको वर्डिंग में लिख लें, क्योंकि सवाल वर्डिंग में, तो आप आंसर भी वर्डिंग में दे दें। अदरवाइज लाजमी नहीं है, इस तरह से भी आप दे सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरह से हुआ है, उसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि द वॉल्यूम वी ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, ये आपको बता दिया वॉल्यूम वी है, वी से रिप्रेजेंट होगा, ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी, टी से रिप्रेजेंट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। अब आपने चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ सीखा हुआ है। इनवर्स रिलेशन बॉयल्स लॉ में सीखा था, और डायरेक्ट रिलेशन आपने चार्ल्स लॉ में सीखा था। तो वही चीज यहाँ पर बताई हुई है। अब आपसे कहा है कि अगर इफ वी यानी वॉल्यूम 100 है, यहाँ पर यूनिट्स नहीं गिवन, अगर यूनिट गिवन होती तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन आगे हम अपनी खुद यूनिट बता देंगे। वॉल्यूम 100 है, टेम्परेचर 30 है, और प्रेशर 64 है, हमें नहीं पता यूनिट क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, आपने वी फाइंड करना है अगर मेरे पास टेम्परेचर 60 और प्रेशर 81 आ जाए। तो तरीकेकार जैसे पिछला किया वैसे ये भी होगा, आपको सवाल में सारा डाटा गिवन है, सारी चीजें बता दी। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो गिवन कंडीशन है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। इस तरीके से आपने लिख दिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे साइन, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ए आ जाएगा, उसे आप इक्वेशन 1 कहते हैं। अपनी सारी वैल्यूज उसमें पुट कर दें, तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 100 = k टाइम्स 30 अपॉन अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 बेसिकली 64 8 का स्क्वायर होता है। तो आपका रूट से जब 64 बाहर निकालेंगे तो 8 में कन्वर्ट होगा। अब ये कन्वर्जन सारी आपने की हुई है, तो मुझे इसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास जो चीज सिंप्लीफाई हो रही है, सिंप्लीफाई करें, अब आपके पास यहाँ पर 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, उधर पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सारे 5 के टेबल से 100 और 15 दोनों कैंसिल होंगे। तो आपके 5 का टेबल यूज करेंगे, 3 टाइम्स और 20 टाइम्स, 4 × 20 80 होता है, डिवाइड बाय 3। यहाँ पर अगेन आप चाहते तो इसको पॉइंट में आंसर दे सकते थे, लेकिन पॉइंट में आंसर आप ना दें, आगे एक ही दफा कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो आपने के की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 में, तो आपके पास b इज इक्वल टू 80/3 इंटू टी अपॉन अंडर रूट टी, एक ही इक्वेशन आ गई जिसको आप इक्वेशन 2 कहेंगे। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें जो गिवन कंडीशन है, p इज इक्वल टू 60, p इज इक्वल टू 81, वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर आएगा 1600/9, या आप इसको कैलकुलेटर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेटर ना भी यूज करें तो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर कर लें अगर जल्दी आपको करना है। तो 177.777 चलता रहेगा। जब कोई हमारे पास वैल्यू चलती रहती है तो उसमें 3 डिजिट तक मैं नहीं लेता, मैं 2 डिजिट तक लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि राउंड ऑफ तो करना ही है। अगर यहाँ पर 0.333 चलता रहता तो हम 0.33 रखते, लेकिन अगर पॉइंट जैसे यहाँ पर है 777 चलता जा रहा है, तो हम दूसरे डिजिट को राउंड ऑफ करके 7 8 कर देंगे। अगर आपको 3 डेसिमल तक लिखना है तो आप 0.778 कर दें। तो आपने खुद अपना एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना है, और फिर हर सवाल में, हर सवाल का मतलब ये नहीं पूरे एग्जाम के पेपर में वही फॉलो करेंगे, उस क्वेश्चन में हर पॉइंट के बाद उतनी डिजिट उतने ही डेसिमल लेंगे। यानी कि अगर ये भी आपने डिवाइड किया होता और इसका आंसर आ रहा होता पॉइंट्स में, तो मैंने अगर उधर 2 डेसिमल तक लिया तो मैं यहाँ पर भी 2 डेसिमल तक लूंगा। ये स्टैंडर्ड होता है कुछ। तो एक ही सवाल में पॉइंट आपने कहीं पे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस ली,
तो अब आप अगली दफा भी 3 डेसिमल प्लेसेस लेंगे, ये स्टैंडर्ड बना लो। बहरहाल आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया 177.78, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 178। अब क्योंकि यूनिट नहीं थी और क्योंकि वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होती है, अब अगर यहाँ पर आपके लेट सपोज कोई रेशो होता, साइन थीटा होता, टेन थीटा होता, वहां तो हम लिख सकते थे कि ये रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, तो ऐसे ही लिख देते। लेकिन यहाँ पर आपको पता है वॉल्यूम की कोई ना कोई यूनिट होती है, और यूनिट क्यूबिक यूनिट होती है। वॉल्यूम अगर होगा तो आपके पास या तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, डेसीमीटर क्यूब होगा, फीट क्यूब होगा, कुछ जो भी यूनिट होगी उसमें क्यूबिक यूनिट का जिक्र होगा। तो क्योंकि हमें नहीं पता इस सवाल में क्या यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, एंड में लिख देंगे क्यूबिक यूनिट। तो विच विल रिप्रेजेंट कि जो आपका आंसर आया है इट इज ऑफ अ वॉल्यूम, इस वजह से आपने यहाँ पर क्यूबिक यूनिट्स लिखा। एनीवेज ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर वैसे आपने पीछे 18.2 में पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ 18.6। इस एक्सरसाइज में किसी को कंफ्यूजन